चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 4 की प्रश्नावली है 4.1। अध्याय 3 है उसे हम बाद में कराएंगे, मतलब इस 4 के बाद 3 को करा देंगे। ठीक है, फिलहाल में उसे नहीं करा रहे। ऐसा नहीं है कि वो घटे ने कराना नहीं चाह रहे, उसे भी करा देंगे अगले दिनों में, आने वाले दिनों में 4 खत्म होने के बाद। ठीक है, अब इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा। पहले हम बेसिक जानकारी जान लें कि यूनिट 4 में हकीकत में है क्या, मतलब अपन करना क्या चाह रहे हैं, इनमें करना क्या है, द्विघात समीकरण होते क्या है। ठीक है ना, तो इसमें पूरी इकाई में हमें ज्ञात करना है वह द्विघात समीकरण। क्या करना है, द्विघात समीकरण पे हमें बात करनी है, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 4 में अब ये द्विघात समीकरण होता है ना, वो इस प्रकार से होता है। इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ये समीकरण है आपका, इस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इस समीकरण के काफ़ी सारे रूप हैं, मतलब काफ़ी सारी बातें इसके अंदर। द्विघात समीकरण होता क्या है, पर हमें अभी प्रश्नावली के हिसाब से ही पढ़ने, आगे अगली प्रश्नावली में आपको फिर बताएंगे कि प्रश्नावली 4.1 में अभी कुछ नहीं पूछा है, बस हमें ये दिया गया है, ऐसे ये समीकरण दिया है, इसे सरल बना के हमें इस समीकरण के रूप में बनाना है। ठीक है, क्या करना है, इस समीकरण को ऐसे, इसमें वर्ग लिखा है, इसका वर्ग करना है और इसमें इसके 2 का गुणा करना है, और गुणा करने के समीकरण को अरेंजमेंट करना है, सेट करना है इधर उधर ले जाके, और जिस प्रकार से हमारा समीकरण इस रूप में आ जाएगा, यदि इस रूप में आता है तो हम कह देंगे कि दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। यदि नहीं आता है तो मना कर देंगे साफ साफ सीधे शब्दों में। ठीक है, बस इतना ही बताना और ज़्यादा कुछ करना नहीं है प्रश्नावली 4.1 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं और द्विघात समीकरण बारे में, और हर प्रश्नावली में जो जो चीज़ आएंगी उसके हिसाब से हम आपको फॉर्मूले वगैरह बताते जाएंगे, या कुछ अलग सी बातें मिलेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो फिर पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट। चलिए, ये है, इस समीकरण का क्या रूल है तो देखते हैं। पहला समीकरण दिया है x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू x - 3। अब इसमें पूछ रहा है कि जांच करना है कि क्या निम्नलिखित समीकरण है कोई द्विघात समीकरण है या नहीं है, यानी कि ये इसमें क्या करना है, हमें जांच करनी है। जांच यानी कि जानकारी निकालनी है कि जो समीकरण है ना वो द्विघात है या नहीं। ठीक है, ये हमें बताना है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले हमें क्या करेंगे, इस समीकरण को खोलेंगे, ओपन करेंगे। तो इस समीकरण को पहले लिख लेते हैं, जैसा कि जैसा सॉल्व करते समय आपको वैसे ही समीकरण को उतार लेना है, 2x - 3। ठीक है, इस समीकरण को उतारने के बाद हमें क्या करना है, इस समीकरण को खोलना है। तो या तो हम लिख दें 2 का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर होता है, उसे आप लिख दीजिए, क्या होता है बराबर में यहाँ लगा लो, या आगे नीचे लिख देता हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab ये होता है। ठीक है, इस समीकरण फॉर्मूले को याद रखना, लिखते रहना, या तो आप, मैं आपको फॉर्मूले इन छोटे छोटे फॉर्मूलों को भी लिख के बता दूंगा। जैसे कि अभी मैंने बताया था तुम्हें संख्याओं के बारे में, एक वीडियो बनाई थी, संख्याओं के बारे में पढ़ लेना कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं को तो मतलब मैं बता दूंगा, और वास्तविक संख्या वगैरह हो गई, सम हो गई, विषम हो गई, सहवाची संख्या वगैरह बताई थी, उन सारी संख्याओं को पढ़ लेना। ठीक है, ध्यान से, और अपनी नोट्स प्रॉपर बनाते रहना, इससे नोट्स होगी तो आप रिवाइज कर पाओगे, है कि नहीं। या तो आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हो, उन्हीं नोट्सों के साथ इन्हें मैच करते रहना, क्वेश्चन से टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे देखते रहना। ठीक है, और यूसी में लिखते रहना, या अलग कुछ पढ़ा रहे हैं तो बस आपसे अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। ठीक है, यानी कि यदि हम पढ़ा रहे हैं चौथी यूनिट और किसी ने पढ़ा दिया आपको, जाके टीचर अभी स्टार्टिंग में क्या करेंगे आपके शिक्षक कि ज़्यादातर क्या हुआ कि पहली इकाइयों को पढ़ा दिया होगा, उसके बाद सरल सरल इकाई ले ली होंगी, कहीं आगे से बड़ी बड़ी यूनिट, मतलब जाके कुछ अध्याय 14 ले लियो, या प्रश्न कुछ प्रायिकता वगैरह के क्वेश्चन से ऐसे छोटी इकाइयों को उठाया होगा अभी स्टार्टिंग में, जिससे बच्चा का बोर ना हो, उन्हें समझ में आ जाए। ठीक है, ये थोड़ी क्वेश्चन करने में कैलकुलेटिव लगेगी, बस बहुत सरल है, आप पढ़ोगे तो 1-2 बार आप रफ कॉपी पर रिवाइज करना, और जितनी जल्द अच्छा रिवाइज करोगे ना
उतना अच्छा ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैथ है एक ऐसा चीज़ है, अभी बेसिक अपना कमज़ोर रहता है, बच्चे हम ज़्यादा इतना दिमाग खुला नहीं रहता है, तो अभी हमें जितनी कैलकुलेशन करेंगे इनके साथ में, यानी कि इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करिए करो। पहले क्लास ले लिया आपने, क्लास लेने के बाद आपके पास बुक्स वगैरह तो होंगी, ये क्वेश्चंस मैं तो लिख के ला रहा हूँ, पर आपके पास बुक्स होंगे, ठीक है। तो आप क्या करना, बुक्सों में से अपने क्वेश्चंस बुक्स को यूनिट खोल लिया करें। ऐसे आपको 4.1 आप प्रश्नावली करा रहे हैं तो आप इसको खोल के रख लेना, फिर पढ़ लेना, पहले पढ़ने के बाद आप प्रश्नावली खोल लेना, प्रश्नावली खोल के क्वेश्चंस आगे रख के अपनी रफ रजिस्टर में उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट कर देना फिर से, जैसे हमने किया। 1 से 2 बार आप सॉल्व करोगे ना, वो आप ऑटोमेटिक आपको रट जाएंगे। रट जाएंगे कहने का मतलब आपको समझ में भी आ जाएंगे अच्छी तरीके से, यदि आप क्लास पढ़ने के बाद पढ़ोगे हाल ही तुरंत, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, यदि मैथ पढ़ना है, मैथ में अच्छा स्कोर करना है, तो मैथ का एक सीधा सा फंडा है कि आपको जो पढ़ाया गया टीचर के द्वारा उसे आप हाल ही यानी कि उसी दिन के अंतराल में, यदि आप मन सुबह से शाम तक आपको उसे पढ़ना है यानी कि रिवाइज करना है, ठीक है। वैसे मैथ भी हर एक ही विषय को लेके चलना है ऐसे, पर फिर ज़्यादातर मैथ को तो आपको करना ही करना है, एक बार तो रिटर्न अपने हाथों से सॉल्व करके लिखना है, याद रखना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसे आप सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। फॉर्मूले में क्या था, पहला ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी ए और बी हो गए। उसके बाद 2ab यानी कि 2 यानी 2 का गुणा, ए यानी कि एक्स, ठीक है, और बी यानी कि 1, सही है। ऐसे करेंगे, उसके बाद 2 का इसमें करेंगे 2x और 2 का इसमें करेंगे तो 2 गुणा 3 6 और माइनस का माइनस, ठीक है। अब इस समीकरण को सीधा करेंगे कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इसे जो गुणा करेंगे ये लिखा है एक्स के साथ, और 2x इधर है 2x इधर है, देखो अभी कट जाएगा, फिलहाल मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 2x बन जाएगा, ये गुणा करोगे आप सिंपल, तो इसके बाद इधर भी ये 2x हो जाएगा और 6 ऐसे कि ऐसे। अब इसे समीकरण के इधर ले आओ, ऐसे इधर हिंदी दोनों संख्याएं समान हो और बराबर के इस तरफ उस तरफ लिखी हो, तो या तो डायरेक्ट काट दो इन्हें, ठीक है, या नहीं काटना हो तो आप ऐसा किया करो, एक्स स्क्वायर 6 है और ये पहले आप इकाई के हिसाब से लिया करो हमेशा इस समीकरण को, जैसे कि 2 की घात थी पहले, इसमें देखो 2 की घात फिर 1 की घात, एक्स की घात 1 है, यहाँ एक्स की घात 1 भी नहीं है, तो एक समीकरण को एक सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो ऐसे ही हमेशा सॉल्व करो ना मैथ को, तो सीक्वेंस में सॉल्व किया करो, ठीक है। तो पहले एक बड़ी घात वाली संख्या ले ली, अब उसके बाद छोटी घात एक्स वाली है, तो पहले ये 2x हो गई, ये वाली लिख ली हमने। उसके बाद इसी संख्या को लाएंगे इधर माइनस की, मतलब प्लस बराबर की इस तरफ लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, यानी 2x माइनस की होगी, ठीक है। तो यहाँ से इसे देखोगे आप तो ये क्या कट जाएगा, ठीक है ना। ये संख्या मैंने कि इधर थी, इधर से इस संख्या को इधर उठा के लाए तो ये संख्या क्या होगी, माइनस की होगी, ये वाली बराबर की इस तरफ आती है तो ये माइनस की होगी, माइनस की होगी यानी कि कट जाएगी। और उसके बाद हमने ये, ठीक है चलो, अब इसके बाद प्लस का एक ये वाला है ना, और माइनस का 6 को इधर लाएंगे तो ये भी प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इस तरफ ला रहे हैं, पर लेकिन प्लस का 1 था वो तो इधर ही था, ठीक है। अब ये वाली संख्या क्या है, समान है और माइनस प्लस में तो कट जाएगी, ठीक है। अब बचेगा समीकरण अपने पास, वो समीकरण बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ, ऐसे बचा। या इसी समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं, वैसे तो अपना समीकरण यही बन गया, ये समीकरण द्विघात समीकरण भी है, पर इसी समीकरण को क्या करते हैं, चलो बुक्स में लिखा होगा ये लिखेंगे, फिर उसके बाद 0.x लिख देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ दिखाई नहीं दिया, ये x की घात से 2 प्लस 7 बराबर 0 एक समीकरण बन गया, ये समीकरण हमारा द्विघात समीकरण। और इसी को यदि इस फॉर्मेट में लिखें अपन, जो लिखा है इसमें, तो हमारे b तो है नहीं, है कि नहीं, तो हम b वाली संख्या को वैसे ही बना देंगे, यानी कि 0 का गुणा करेंगे, और 0 का गुणा करने के बाद उस संख्या का मतलब भी 0 होता है, तो ये 0 ही है फिलहाल में शो हो रहा है, और है नहीं कुछ ये फिलहाल में, है तो ये 0। इस प्रकार से ये समीकरण बन गया। तो हम ये कह सकते हैं, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, या तो 1 2 या दत्त इक्वेशन, जो दिया गया समीकरण ये था ना, ये समीकरण कैसा है, द्विघात समीकरण। तो इसमें लिखेंगे ना, तो दिया गया समीकरण लिख दो, या तो एक, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण, क्या लिखोगे, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, बस आपको इतना लिखना है, ठीक है। अभी मैंने कैलकुलेशन बहुत ही आराम से कराई है ना बच्चों के तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये देखो इधर उधर किया है, मतलब उतना ही जितनी ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा, मतलब जितनी हो सकती है संभावना उतनी पूरी कराई है। हमें इसको वर्क खोला है तो वर्क खोला है, जैसे वर्क खोला है फॉर्मूले के हिसाब से वर्क खोला है कि नहीं, तो जैसी ज़रूरत थी हमने उसी हिसाब से सॉल्व किया है, आपको पूरा प्रॉपर समझ में आया इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ये देखो, ये है अपना अगला क्वेश्चन,
एक्स की घात 2 माइनस के 2x बराबर माइनस के 2x कोष्टक में 3 माइनस एक्स। ठीक है, इस समीकरण को लिखते हैं अपन एक्स की घात 2 माइनस के 2x बराबर माइनस के 2x और 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये समीकरण। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए डायरेक्टली अपन सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन तो अपने फाइल वाला लिखा ही है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सीधी सीधी बात है, इसमें अभी कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ रही। ये पहले से खुला हुआ है तो इसे ऐसा का ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आगे रॉकेट लगाओ तो लगा लीजिए। ये इंगित करता है, एक डायरेक्शन का सिंबल होता है, एक दिशा का, जिसे अपन लगा सकते हैं समीकरण के पहले। इससे क्या होगा, इसके बाद हम इस पे गए हैं, है कि नहीं। कभी कभार क्या होता है, एक ही लाइन में हम दो इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो ये समीकरण मान लीजिए यहाँ तक खत्म हो गया, तो इसे हम पेज बचा, इसे बचाने के चक्कर में क्या होता है, बराबर का सिंबल लगाते हैं तो गलत माना जाता है। क्यों, यहाँ बराबर किसके कौन बराबर, ठीक है नहीं, तो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। इसलिए हमें समीकरण को अलग अलग दिखाने के लिए वो काम करना पड़ता है। और लगाओ तो लगा लो, इससे बनी थोड़ी राइटिंग भी अच्छी लगेगी और पेज का सिक्वेंस भी ठीक लगेगा। इधर देखोगे ना तो आपको क्या है कि एक जैसा एक सिक्वेंस दिखेगा, है क्या। लिखो तो लिखो, नहीं तो आप सिंपल लिखते जाइए। हैं, अब यहाँ देखो, इसे देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस की 2x। अभी माइनस की 2 का हम 3 के साथ गुणा करेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 2 गुणा 3 6, सॉरी 2 गुणा 3 कितनी 6। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 2 का एक्स से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। ठीक है, ये बना। अब इस समीकरण को अरेंज करना है, इधर लाना है, तो फिर से हम इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x ही होगा, इधर प्लस के 2x को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस के 6 को बराबर के इधर लाएंगे प्लस का 6 हो जाएगा। ये समीकरण बन जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे तो इस समीकरण को फिर और सरल बनाएंगे तो 2x कितनी 4x, टोटल कितनी 4x माइनस के प्लस के 6 बराबर। अब ये लिख देंगे दिया गया या दत्त समीकरण, अतः दत्त समीकरण, इसे लिख दीजिए करो, या तो या सीधा लिख दिया करो। ठीक है, दत्त समीकरण कौन सा, ये वो कैसा है, द्विघात समीकरण। ठीक है, इतना ही आपको सॉल्व करना है। तो अभी ये पहली प्रश्नावली के मतलब 4.1 पहली है, स्टार्टिंग है यूनिट की, तो सरल क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद क्या होगा, जो समीकरण हम निकाल रहे हैं ना, अब की बार में क्या होगा, ये समीकरण हमें बने हुए मिलेंगे या बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वो प्रश्नावली 4.2 में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसमें इतना ही है सरल क्वेश्चन से। तो अगले को देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना। यह तीसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर पहले की है। ठीक है, ध्यान से देखोगे, ये पहला क्वेश्चन है ना, उसी के 7 से 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, उन्हीं को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, हर एक के पास अपनी खुद की किताब होना चाहिए, या तो लूसेंट वगैरह ले लो, या शिवलाल में दिवदर्श का आती है, या अपनी जो भी है गवर्नमेंट स्कूल से बुक्स मिलती है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। कुछ क्वेश्चन उसमें कम हो गए, दिवदर्श का वगैरह का कुछ क्वेश्चन एक आधा एक्स्ट्रा बना के मिल जाते हैं ना कभी कभार पेपर में, तो उन्हें भी डाल देते हैं। वैसे सभी में समान ही रहता है, ज़्यादा इनमें बना के नहीं डाले जाते। ठीक है, तो हमें कुछ भी एक नहीं बुक्स अपने पास रहना चाहिए। जैसे मेरे जैसे आप क्वेश्चन तो लिखोगे नहीं, बस केवल आप क्या करना, प्रश्नावली डालना, अपने क्वेश्चन नंबर डालना अपनी बुक्स के हिसाब से। ठीक है, और उन्हें सोल्व करके नोटबुक बना लेना। जैसे कि हम रिवाइज करें तो हमें देख लें कोई गड़बड़ आ रही क्वेश्चन में, तो उससे जाके नोटबुक से चेक कर लेंगे और अपने सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, परेशानी नहीं आएगी। अगला देखते हैं, यह x माइनस के 2 x प्लस के 1 बराबर x माइनस का 1 और x प्लस का 3। ठीक है, अब इस समीकरण को देखते हैं, ये भी सॉल्व भी कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, इसके समीकरण को सॉल्व करने के इस प्रकार की यदि इक्वेशन दी हो ना, तो अपन क्या करेंगे, पहले एक वैल्यू को उठाओ, इस वैल्यू से इस पूरी वैल्यू में करो गुणा। ठीक है, फिर इससे होने के बाद फिर इस वाली वैल्यू से फिर इस पूरी में करो गुणा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलो करते हैं, कैसे करेंगे, एक्स का इसमें किया तो एक्स स्क्वायर
दो एक्स होगी, एक एक्स दो एक्स, यानी कि एक्स करोगे। कभी ऐसा नहीं करना कि एक्स क्या होगी दो एक्स, और आप क्या करोगे दो एक्स, ये ऐसे लिख दिया एक एक्स दो एक्स, समझ में आई कितने, एक एक्स कभी ऐसे दो एक्स नहीं लिख देना। ये एक्स होती ना तो एक्स प्लस एक्स यानी कि दोनों का जोड़, ऐसे कि एक्स प्लस एक्स होती, दो जोड़ में होती तो मैं इन्हें दो एक्स लिख सकते थे। पर यदि ये वाली एक्स होती है ना तो ये एक्स गुणा एक्स, यानी एक एक्स है ये, एक एक्स है, इन दोनों को क्या जमीन में, यानी कि जो नीचे घात के नीचे जो संख्या होती है इसे बोलते हैं बेस, आधार बोलते हैं। यदि आधार समान होता है ना तो ऊपर वाली संख्याओं को, घातों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, इसलिए एक्स की घात क्या हो जाती है दो हो जाती है, एक एक दो। ठीक है, ऐसे इन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे तो एक एक कितनी घात होगी दो, बेस से मान होने पे। अब इसी का इससे हो गया तो इसका इससे करेंगे, क्या आएंगे ये प्लस प्लस ही आएगा, एक गुणा एक्स एक्स ही आएगा, कोई दिक्कत। अब माइनस दो का दो एक्स के साथ करेंगे तो माइनस के चक्कर में माइनस आएगी और दो एक्स का दो एक्स आएगी। ठीक है, अब इसका माइनस के चक्कर में प्लस के चक्कर में दोनों को मिलाएंगे, माइनस प्लस माइनस मिलेगी और दो का एक का गुणा करेंगे तो हमें दो मिलेगा। ठीक है, अब ये बराबर का है तो बराबर का साइन लगाया। अब इस एक्स से इस एक्स के साथ गुणा करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और उसके बाद एक्स का 3 से करेंगे तो प्लस के 3x बनेगा। अब इस माइनस का एक्स के साथ करेंगे तो माइनस के एक्स बन जाएगा, और माइनस के 1 का 3 के साथ करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, पर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब हम क्या कहेंगे, कभी भी मैंने एक चीज़ बताई दी तुम्हें, तो डायरेक्ट ध्यान रखना, बराबर की इस तरफ और इस तरफ यदि कोई संख्या समान मिलती है, क्या मिलती है समान मिलती है, तो आप उसे काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो इधर आएगी तो माइनस की होगी। अब ये प्लस की है, ये प्लस की है, दोनों प्लस की है, वैसे तो दोनों जोड़नी चाहिए, पर यदि ये इधर आएगी ना बराबर के तो क्या होगी माइनस की हो जाएगी, और माइनस की हो जाएगी तो ये माइनस ये प्लस दोनों कट जाएंगे, है कि नहीं। 2 रुपये की थे तुम्हारे पास, 2 रुपये चले गए तो क्या बचा 0। इस प्रकार से माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। अब हमें कह रहे हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने इन दोनों को देखोगे तो क्या बचेगा, माइनस की एक्स बचेगा, एक प्लस की एक्स, दो माइनस की एक्स, तो माइनस की एक्स बची, इधर दो आएगी। ठीक है, अब इस समीकरण को इधर लाएं तो बाद में लाएंगे, पहले इन दोनों को देखें तो ये 3x है, ये माइनस की 1x है, तो प्लस की 3x में तो 1x माइनस की जाएगी तो बचेगी कितनी भाई 2x, किसकी बचेगी प्लस की, और जो प्लस की है 2x बचेगी वो इधर लाएंगे ना तो वो किसकी आएगी माइनस की हो जाएगी, प्लस की 2x, और ये माइनस की 3 है इधर लाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। अब ये समीकरण बनेगा। अब इस समीकरण को क्या करेंगे अपन इस प्रकार से, अब इस समीकरण की पहले तो बड़ी वाली घात लेंगे, तो बड़ी वाली घात क्या है एक्स है, इसकी माइनस की कितनी है 3x होगी, एक एक्स है और 2x है, माइनस की 3x है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 माइनस के प्लस 3 के, यानी कि 1 बनेगा, वो भी किसका प्लस का बनेगा। अब ये समीकरण बन रहा है। अब इस समीकरण को आप देखोगे तो द्विघात, घात यानी कि इसके ऊपर जो घात होती है उसे देखते हैं। एक्स की घात अभी फिलहाल में कितनी है 1 है, और ये समीकरण है वो द्विघात तो है नहीं है ना पक्का, तो इस समीकरण को हम कहेंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, बस इतना लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अतः दत्त समीकरण माइनस के 3x प्लस 1 पर 0 द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, बस इतना लिखना है, हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन चौथा है, इसे लिखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, चलिए फोर्थ को करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है अपना एक्स माइनस के 3 2x प्लस के 1 बराबर एक्स प्लस 5। ठीक है, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, इसे आपको परेशानी नहीं है। अब देखते हैं इस समीकरण को भी सॉल्व करें, तो हम सॉल्व करते समय क्या करेंगे, पहले इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, समीकरण को सरल बनाएंगे। तो x का 2x से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2 का तो 2 जैसा ही आएगा, पर x दोनों का क्या होगा गुणा होगा, तो x की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद इसे x का फिर 1 से करोगे, आप करोगे इसे x का 1 से करोगे, ठीक है, तो इस x का 1 से करोगे तो क्या मिलेगा x मिलेगा, इस वाली x का इससे किया तो
अब उसके बाद हम इसका करेंगे, अब इसका एकली एक्स का इस पूरे से हो गया, ठीक है, इस सिंगल एक्स का पूरे से हो गया। अब इसका होने के बाद अब शेष बची संख्या इसका करेंगे, तो माइनस का इसके साथ करेंगे तो आंसर तो आना है माइनस, ठीक है, प्लस के साथ करोगे तो 2 का 3 का गुणा करेंगे तो 6 और एक्स का एक्स, ठीक है, इसका माइनस एक्स 1 के साथ करोगे प्लस के साथ तो एक्स माइनस 3 मतलब 3 और 1 का गुणा करोगे तो 3 ही आना है, ठीक है। अब इसे एक्स का इसके साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा, एक्स इसका रहेगा और इसका इसके साथ करोगे तो 5x आ जाएगा, सही है। इस एक्स का इसके साथ किया, फिर इसे एक्स का इसके साथ किया तो पूरे गुणा हो गए। अब हम क्या करेंगे, समान घात वालों को पहले मतलब बड़ी वाली घातों को इकट्ठा करेंगे, फिर छोटी घातों को इकट्ठा करेंगे, यही करते हैं ना। तो पहले ये वाली घात है बड़ी को लेंगे तो 2x स्क्वायर, इस x को इधर लाएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सिंगल घात वाली को लेंगे, ये x सिंगल है, सो इसे ऐसा करो माइनस साइन में फिलहाल में लिख लेता हूँ क्योंकि फिर काटना पड़ेगा, x और ये माइनस के 6x, ठीक है, ये ऐसा ही ऐसा है, पर इधर 5 है, इधर लाएंगे तो 5x हो जाएगी माइनस की, क्योंकि ये बराबर किस तरफ आ रहे हैं। अभी x वाली से घात है जो सिंगल x वाली थी, x से घात 1 वाली 1 2 3 थी, वो चीज़ हमने ले ली। अब कांस्टेंट वैल्यू बची है वो बिना x वाली, वो बची -3 और जो कि बराबर की इस तरफ है, तो इसे ऐसा का ऐसा लिख देंगे, बराबर 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि इस तरफ की सारी वैल्यू हमने इधर ले ली, ये वाली थी वो ये ले ली, ये वाली थी वो ये ले ली, अब इधर कुछ बचा नहीं, वो 0 बचा, ठीक है। अब हमने चलो ठीक है जो भी है, अब हम इन्हें सेटअप कर लेते हैं, मिला लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 प्लस की 1 माइनस की बचेगी कितनी 1, वो भी क्या घात में स्क्वायर बचेगी। अब इन्हें देखेंगे 1 प्लस की है और 11 माइनस की है, 6 5 11 और 11 में 1 प्लस की चली जाएगी तो कितनी बचेगी 10 बचेगी माइनस की एक्स, और बचेगी क्या माइनस की 3 बचेगी, ये समीकरण है। और दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है, अतः दत्त समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे इस समीकरण को आप लिखना चाहें तो लिख दिया करो, दत्त समीकरण यानी दत्त समीकरण के बाद समीकरण लिखा, द्विघात समीकरण लिख दिया करो, ठीक है। तो ये हमारा चौथा होगा। अब इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है वो है अपना क्या है, 2x माइनस की 1 x माइनस की 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से अरेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि इसमें करना क्या है अपन को, इसी वही जो हम पहले करते आ रहे हैं, क्या करेंगे 2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो आना तो 2 ही है, 2 का गुणा होने से रहा, और x का x से करेंगे तो x से इसका आ जाएगा। अब इसी 2x का 3 के साथ करोगे तो माइनस है, तो इसके चक्कर में 2 3 6 और एक x से आ जाएगा। अब इस -1 का करोगे तो -x, इस माइनस का माइनस के साथ करोगे तो प्लस मिलेगा, और 1 का 3 से करोगे 3 मिलेगा। अब x का 5 x के साथ करो, x का इस x के साथ करोगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर मिलेगा, और इसी x का फिर -1 के साथ करोगे तो -x मिलेगा, ठीक है। अब इस 5 का x के साथ करोगे तो प्लस के 5x मिल जाएगा, क्योंकि ये प्लस दोनों 5 है, 5 का -1 के साथ करोगे तो माइनस के 5 मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब हमने की चलो ठीक है ये समीकरण बना, अब इस समीकरण को फिर से अरेंज करना है, तो अब हम हर बार क्या करेंगे समीकरण को बड़ा नहीं करेंगे, इधर लाओ फिर घटाओ, तो अपन को पता है कि ये कितनी है 2x स्क्वायर है, और ये प्लस की है, पर इसे इधर लाएंगे तो क्या होगी माइनस की होगी, और एक माइनस की प्लस एक 2 की, 2 प्लस की 1 माइनस की हो जाएगी, तो क्या बचेगी 1 बचेगी प्लस की। अब ऐसे करना अपन, ठीक है, क्योंकि आगे जाके ऐसे करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, अभी तो ये छोटी छोटी क्वेश्चन है कि नहीं। तो ये 2 प्लस की और 1 बराबर की इधर लाएंगे ना से, तो ये हो जाएगी 1 माइनस की, तो 1 माइनस की 2 प्लस की में तो बचेगी कितनी 1 प्लस की बचेगी। अब ध्यान से देखो इन दोनों को, तो माइनस के 7x इधर है, और इधर कितनी है ये माइनस की और ये प्लस की 5 है, तो इन दोनों को घटा कर देखेंगे तो प्लस के 4x बचेगा हमें, है कि नहीं। तो प्लस के 4x है और ये माइनस के 7x इधर यहाँ रख लो, इसे प्लस के 4x इधर आएगा ना, तो ये भी माइनस का 4x हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो 4 में तो एक प्लस चली 5 में चली जाएगी, तो बचेगी 4 प्लस की, और प्लस 4 इधर आएगा बराबर के, तो -4 हो जाएगी। इन दोनों को अभी जोड़ लेना, ठीक है। ये 3 प्लस की है, इधर -5 की है, इस -5 को बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 3 5 ये कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। समीकरण एक बार और लिखो तो लिख लीजिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11x + 8, अतः दत्त समीकरण
एक्स स्क्वायर 11x प्लस के 8 बराबर 0 द्विघात सोनी हो रहा ठीक द्विघात समीकरण ठीक है कोई दिक्कत। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन से करते हैं ठीक है। छठवां क्वेश्चन है अपना कोई परेशानी ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ बहुत सरल चीज़ है इसलिए घबराना नहीं है वो। चलिए अगला छठवां क्वेश्चन अपना वो है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 स्क्वायर ठीक है। ये समीकरण इसे सॉल्व करते हैं अपन। तो सॉल्व करते समय अपन क्या करना है ये समीकरण लिखा है एक बार क्वेश्चन से उतार लेंगे और उतारने के बाद इसे इसे स्टार्ट कर देंगे ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ये समीकरण पहला देखोगे तो एक कंडीशन तो सॉल्व की हुई है, केवल हमें दो का जो a प्लस बी का या a माइनस बी का वर्ग खोना आना चाहिए है क्या नहीं। यानी कि इसका फॉर्मूला हमें पता नहीं है। प्लस का तो अभी अभी ने लिखा था, इसका और लिखें तो इसका लिख लेते हैं ठीक है। इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ ठीक है। ध्यान देंगे 3 बिंदी लिखते हैं a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसके बाद माइनस में आएगा 2ab ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ पता चला होगा कि माइनस के लिए माइनस के 2ab और प्लस के लिए प्लस के 2ab और ये आगे वाली दोनों एलिमेंट क्या होते हैं समान रहते हैं ठीक है। तो क्या हुआ पहले वाले दोनों एलिमेंट समान रहते हैं, पीछे वाली संख्या इस माइनस के हिसाब से माइनस देती है, प्लस के हिसाब से प्लस में आती है ठीक है। तो अब खोल लेंगे हम। तो चलिए ऐसे खोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर इसे खोलेंगे ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस के प्लस यानी कि पहली संख्या आती है तो प्लस यानी दोनों दो का स्क्वायर यानी कि कितनी आएगा 4 और उसके बाद माइनस के 2a और b क्या है 2ab कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब इनका क्या करेंगे सरल बनाएंगे। देखो इधर तो की घात समान है हटा देंगे ये बात कही थी हमने। समान साइन में साइन यानी कि प्लस प्लस माइनस माइनस में इधर उधर दोनों संख्या समान मिलती है तो आप उसे वहीं की वहीं काट दिया करो ठीक है। अब देखो ये 3x है इसे 3x रखा ये कितनी है 2 गुणा 2 4 ओके और 4x हो रही 4x माइनस की को इधर लाएंगे तो प्लस की 4x हो जाएगी इधर आएगी तो अब यहाँ पे प्लस के 1 तो ये बचा ही बचा है और ये कितनी है इधर आएगी तो ये माइनस की 4 हो जाएगी ठीक है। अब इस समीकरण को देखोगे ये 7x माइनस के 3 बराबर 0 और दिया गया समीकरण दो घातों में है नहीं है ये तो सिंगल घात में लेकिन एक्स ही घात है कि ये तो इस समीकरण को क्या कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है ठीक है। तो लिख देंगे फिर से अतः दत्त समीकरण द्विघात नहीं कोई दिक्कत। चलिए 7वें नंबर का 8वें नंबर का 2 क्वेश्चन और रह गए पहले क्वेश्चन के। तो चलिए इसे देखते हैं x प्लस 2 का क्यूब ठीक है x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए फॉर्मूला देखना पड़ेगा क्योंकि भाई ये खोल कैसे पाएंगे यदि हमें फॉर्मूले नहीं पता होगा तो है कि नहीं। तो इनके लिए मैं सारे फॉर्मूले मैं और बता दूंगा अन्यथा तुम ऐसा करना मैं लिखता जा रहा हूँ साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखते रहना ठीक है कि जो मिलते जाए उन्हें आप अगल से फॉर्मूला की किताब बना लेना और यूनिट वाइज यानी कि जिस यूनिट में जो फॉर्मूला यूज हुए ना जैसे आपने पहली अध्याय पढ़ी ठीक है और पहली अध्याय पढ़ी तो पहली अध्याय डालो पहले पेज पे और उससे जितने भी पहली अध्याय में हमें फॉर्मूले मिले हैं सॉल्व करते समय कुछ लॉजिक मिला है कुछ अलग से ट्रिक्स मिली है यानी कि जिससे हमें भूल जाते हैं या वो चीज़ याद नहीं रह पाएगी ना तो उन्हें लिख लो ठीक है। जिससे क्या उन फॉर्मूलों को याद कर लोगे ना तो आपका मैथ और स्ट्रांग हो जाएगा ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वो देखते हैं ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या कहते हो
आएगा समझ। पर इसी के साथ मैं एक और लिख देता हूँ जिससे तुम्हें याद रहेगा, a माइनस बी क्यू। इसमें कुछ अलग से नहीं होता है, बस ये पीछे वाली संख्या होती है ना, उसे माइनस में लिख देते हैं। समझ पा रहे हैं? मतलब एक संख्या एक बचती है और सारी संख्या माइनस में आ जाती है। देखिए इनके मैं और भी फॉर्मूला लिखूंगा, इसके थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ। जैसे ऐसा है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस के 3a² बी और प्लस के 3ab²। देखो इससे एक रूल अलग से निकल के आता है इस फॉर्मूले। कैसे लिखेंगे आपको याद करने के लिए इसे दूसरे रूप में लिख लिया गया, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इसमें से हम इन दोनों में से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ली, तो यहाँ माइनस थी तो माइनस आ गई, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं थी तो प्लस को बनाया ना, तो दो माइनसों के साइन थे, दो माइनस को यदि आपस में गुणा होता है तब हमें मिलता है प्लस, यही तो हम कहते थे, ऐसा ही तो होता है। तो यदि ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण से यदि प्लस प्लस से दो माइनस होंगे इसके अंदर, एक माइनस इसमें से ले ली, एक माइनस इसमें से ले ली, आगे माइनस फाइव सॉरी। अब हम क्या करेंगे, तीन को दोनों में से बाहर लिया, ए को हमने बाहर लिया, बी को हमने बाहर लिया। इन दोनों एलिमेंट्स में थे जो लिखी है ये वाली संख्या, इन दोनों में से -3ab कॉमन ले ली। अब ए बी कॉमन ले ली तो यहाँ दो ए है ना, है कि नहीं दो, तो इसलिए यहाँ पे करीब केवल बचेगी एक ए, क्योंकि -3 ले लिया तो यहाँ प्लस बचेगा। यहाँ प्लस बनता है, हमने पढ़ते आ रहे हैं दो माइनसों को गुणा करते हैं आपस में तब प्लस बनता है। यानी कि यदि एक माइनस हमने ले ली तो बची कितनी होगी, यहाँ पे एक माइनस बची होगी। और इसके बाद हमने ए बी सी 3ab ले ली, 3ab ले ली, तो यहाँ बी दो है इसलिए यहाँ पे बी बच गया। अब इससे तुम्हें याद क्या करना है कि माइनस ए माइनस बी का क्यों खुलेगा, वो पूरा किस में खुलेगा, माइनस में खुलेगा, यदि ऐसे याद रखोगे तो, ठीक है। और इसी प्रकार से यदि इसका फॉर्मूला देखोगे ना इस वाले का, तो इस वाले का फॉर्मूला देखो, ऐसे रेड से लिख देना, ठीक है। देखो इसका भी ऐसे ही प्लस का हो जाएगा पूरा, वैसे तो इसका पहले से ही प्लस में, और यहाँ देखोगे ए क्यू प्लस बी क्यू। अब यहाँ से प्लस है सभी में, कोई दिक्कत नहीं, 3ab ए प्लस बी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और इसे तोड़ के भी लिख सकते हो, फिर इसे गुणा कर लो, उसके बाद इसे बना लो, ऐसे इसका इसमें गुणा कर लो, इसके बाद ये बन जाएगा, कोई दिक्कत है। तो इन दोनों फॉर्मूलों के चार रूल होते हैं, तो इन चारों को पढ़े याद रख लेना, अपनी नोटबुक में बना लेना। अभी हम इसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि हमें खंडन करने हैं, इस प्रकार से इसे देखेंगे, कोई दिक्कत है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। इन फॉर्मूलों को ध्यान रखिएगा, ये सारा प्लस में होता है, ये सारा माइनस में होता है। यदि आप ऐसे खोलोगे तो पहले दो में एलिमेंट ए प्लस में, ये माइनस माइनस को फिर प्लस, ऐसे इन्हें देखना होगा। तो ये साइन याद रखना, सीक्वेंस तो धीरे धीरे याद आ जाएगा। और हाँ याद करना है ना, तो इसके लिए हमें ऐसे हमने लिखा है ना, हर क्वेश्चन करो यहाँ पे हमें यूज पड़ता है। यदि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लिखो उस किताब में, ठीक है, उसी जगह पर लिख के चेक करो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन समीकरण, अब इसको हम हल करें तो इसका पहला क्या हुआ, ए का क्यू प्लस का ये फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, ए क्यू यानी कि एक्स का क्यू प्लस बी क्यू यानी कि 2 का क्यू प्लस 3ab 3 ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का, बी यानी कि तैसा का तैसा दोनों कुछ करना नहीं, प्लस 3a यानी कि एक्स, बी यानी कि ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर क्या बचा है, 2x से एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे तो दो आ जाएगी, पर x का एक और 2x के मिलकर कितनी हो जाएंगी, 3x हो जाएंगी। और उसके बाद इसमें इसका इससे करेंगे तो बस जैसा का जैसा आ जाएगा, एक के साथ कुछ अंतर नहीं बनना। तो ये बन गया समीकरण। अब हमने एक चीज़ बताई थी कि यदि घात दोनों तरफ समान हो तो उन्हें काट देते हैं, है नहीं, पर ये तो समीकरण कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गया। चलिए अब हम इसे समान घातों के हिसाब से अरेंज करते हैं। पहले इस समीकरण को और थोड़ा सरल बना ले, एक्स क्यू, इसे खोलोगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 का गुणा करना है 3 बार, ठीक है। तो 2 की घात 3 बार खोल रहे हैं, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, यानी कि यह आएगा 8, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसे क्या देखें, 2 का 3 से गुणा करें कितनी आएगा, 6 आएगा, और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखेंगे तो 2 का वर्ग 4 और 4 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 एक्स आ जाएगा। इधर देखिए 2x क्यूब, इधर देखिए 2x, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिक्कत ही नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है। अब इन दोनों को देखोगे तो इस समीकरण को इधर ले आए, यदि अपन करते आ रहे हैं तो ऐसे ही करते हैं, इधर ले जाके क्या करेंगे,
वैसे तो हम हमेशा ऐसा करते हैं कि जिस सब साइड बड़ी संख्या होती है ना, यानी बड़ी घात होती है, उस तरफ छोटी वाली घात को उठा ले जाते हैं, यानी कि छोटी वाली संख्या को ले जाता है। ठीक है, पर अभी ऐसे रख लेते हैं एक्स क्यूब, इधर ऐसे लाएंगे तो माइनस के 2x³ हो जाएगा। एक तो ये बन गया क्यूब वाला। उसके बाद हम दो घात वाला बनाए तो दो घात वाला एक ही है हमारे पास, तो 6x²। अब एक घात वाला ये है, एक घात वाला ये है, कितना 12x, इधर लाएंगे इसे प्लस का हो जाएगा 2x। ठीक है, 8 बचा है जो कि इधर ही है बराबर के, तो इसे ऐसा कि ऐसा लिख देंगे, इधर बचा कुछ नहीं 0। ठीक है, अब इस समीकरण को शुद्ध बना लेंगे। इसे इन दोनों को देंगे तो माइनस के x³ आ जाएगा, यहाँ देखें 6x² आ जाएगा, और इसे सॉल्व करें तो कितना बनेगा 12 2 14 x हो जाएगा, प्लस के 8 बराबर 0। कोई दिक्कत? तो ये हमारा ये समीकरण हो गया। अब यहाँ देखेंगे ये द्विघात ना होकर त्रिघात हो गया। कैसा हो गया? 3 घातों का हो गया। भाई घात कितनी हाईएस्ट इसकी 3 है कि नहीं है? तो 3 घात समीकरण हो गया ये। हम पढ़ तो द्विघात रहे, तो ये नहीं है द्विघात समीकरण, तो छोड़िए, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इतना लिखना, लिख देंगे, क्या ना लिखना पड़ेगा तो लिख दीजिएगा कि दिया गया समीकरण है 3 घात में निकला, ना कि भाई 2 घात में। ठीक है, इस माइनस को हटाना चाहते हो ना, तो इसके लिए आप कुछ मत करिए, माइनस का क्या करें, गुणा करने पर। ठीक है, ऐसे कीजिए और सारे साइनों को उल्टा लिख दीजिए। उल्टा कहने का मतलब प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस लिख दीजिए, ऐसा कैसा समीकरण उतार दीजिए। ठीक है, ऐसे माइनस में तो ऐसे प्लस किया, इसे प्लस माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया, बस खत्म किया, ये समीकरण बन गया। ठीक है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, बस हमें ऐसे बताना है। कोई दिक्कत है? ओके, चलिए एक क्वेश्चन और रह गया, 8 से और काटते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी सॉल्व करने में टाइम लग जाता है काफ़ी। चलिए 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। ये है अपना x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर x माइनस के 2 का। देखो अभी हमने प्लस का क्यों खोला था, अब यहाँ पर आ गया माइनस का क्यों। कोई दिक्कत है? तो हम माइनस का क्यों खोल लोगे। ठीक है, तो माइनस का फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन एक बार। ये माइनस बी का क्यूब क्या था, a³ माइनस के बी का क्यूब माइनस के 3a² प्लस के 3ab²। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सॉल्व करें तो क्या होगा, पहले तो जैसे समीकरण दिया हम वैसे लिख लेंगे इसे, तो क्योंकि इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है, अब इसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए पहला क्या करेंगे, एक्स का क्यूब, ए का क्यूब है, माइनस के बी यानी कि 2 का क्यूब, माइनस के 3a यानी कि एक्स का स्क्वायर, बी यानी कि 2। ठीक है, और प्लस के बाद 3, एक्स को एक्स लिखो और बी को लिखो 2, और इसके बाद कर दो 2। कोई दिक्कत? सो पारी नहीं हो पाई। चलिए अब देख लीजिए, तो ये हो गया, खोल दिया कि माइनस के 3a² भी माइनस प्लस के 3ab² यानी कि 2 कर दिया। अब इस समीकरण को सरल बनाते हैं। इसे खोलो, x³ 2 की घात 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 2 का पारा पढ़ना है। कैसे करते हैं इसे, यदि नहीं बताए तो इसके लिए आपको बताना है। तो इसके लिए आप ऐसा करिए, जैसे किसी भी संख्या के ऊपर क्या लिखिए, घात लिखिए। जैसे 2 की घात 2 लिखिए तो इसे क्या करोगे, 2 गुणा 2 लिखोगे। ठीक है, तो 4 आएगा। 2 की घात 3 लिखिए तो आप इसे 2 को 3 बार लिख लोगे, इन दोनों का गुणा करोगे 4 मिलेगा, और 4 का फिर इसके साथ करोगे तो 8 मिलेगा। ठीक है, ऐसे गुणा करने होते हैं। चलिए तो इसे देखेंगे, 8 लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे 2 और 3 है, कितनी 2 3 है, और 2 3 का गुणा करेंगे 6, और माइनस की माइनस और x²। ठीक है, यहाँ देखो ये है 2, ये है 2 की घात 2, यानी 2 की घात 2 4, और 4 गुणा 3 कितनी होगी, 6 होगी। 4 गुणा 3 6, सॉरी 4 गुणा 3 12। ठीक है, और 12 एक्स बची तो एक्स है। ठीक है, इसे भी लिख लो, x³ माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1। अब देखो ये संख्या दोनों समान साइन है इनके, यानी कि जो प्लस माइनस के साइन है वो दोनों के समान, यानी प्लस प्लस है और प्लस प्लस है, संख्या भी समान है, तो इन्हें काट दो डायरेक्ट। ठीक है, अब बच्चे दो घात समीकरण वाली वैल्यू, तो हम इसे लिखेंगे ऐसे की ऐसे द्विघात समीकरण। अब यहाँ से 2 घात वाली संख्या ये इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 6 इसका, इसे कोष्टक में बंद कर लिया करो, ये और सही रहेगा। क्योंकि क्या हुआ, एक जैसी घात अपन एक साथ बंद हो गई, अब इन्हें सॉल्व करने में कन्फ्यूजन नहीं हुआ। ठीक है, ये बंद हो गई। अब इसके बाद दूसरी एक घात वाली ले रहे हैं, तो एक घात वाली ले। ठीक है, अब कभी कभार क्या होता है, इसमें ये माइनस लगा होता है, ये माइनस लगा होता है, कोई कभी प्लस लगा रहता है, तो इससे तुम्हें क्या एक दिक्कत आएगी। तो पहले मैं ऐसे बताऊँ, जैसे माइनस का x ये तरह ऐसा कैसा इधर 12 को लाऊंगा तो 12x माइनस की हो जाएगी, इधर 12 भी आ जाएगी, ये आ चुकी है, अब ये ले लिया हमने तो ये आए। अब इसमें यदि मैं कोष्टक लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा। यदि मैंने मान लीजिए
यहाँ पे ऐसे कोष्टक लगा दिया, ठीक है, लग गया कोष्टक। तो अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, और उसके बाद मेरे पे क्या बचा है, इधर +1 बचा है, इधर +1 बचा है, बचा है कि नहीं बचा है, और इधर +1 बचा है, इधर के -8 है, -8 इधर आई तो ये +8 हो जाएगी, और इसमें भी मैंने ऐसे कोष्टक लगा दिया, दिख रहा है ना, और बचे इधर कुछ नहीं है, मैंने 0 कर दिया, ठीक। पर इसमें हमने ये क्या गलती की है कि ये सीन को देखेंगे ना अपन, ये वाली सीन को, तो ये सीन और ये वाली, यानी इसी में एक एलिमेंट मान लो ए और इसी में मान लो बी, तो इनका क्या हुआ आपस में गुणा हो गया, लेकिन ये गुणा में है नहीं, तो हम इसमें एक प्लस साइन रख लेते हैं, ठीक है। या तो ऐसा करो, या फिर कोष्टक लगाओ, मतलब धांधली ज़्यादा हो रही है तो सीधा जैसा दिया है वैसा लिखो, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस था, उसे मैंने माइनस को अंदर बंद कर दिया, क्योंकि आगे कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस में आएगा तो माइनस में, प्लस में आएगा तो प्लस में निकल जाएगा। पर यदि मैं इस माइनस को यहाँ बाहर छोड़ देता ना, तो ये माइनस एक घुसती इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो इसे भी माइनस करती और इस माइनस को फिर प्लस कर देती, यानी कि माइनस एक जगह यहाँ गुणा ना करके इसके साथ भी गुणा करने लगती, ठीक है। कोष्टक का मतलब इसके बाहर जो संख्या गड़ी है ना, वो संख्या एक कह रही है कि मैं इस पूरी संख्या के साथ, इस पूरी संख्या के साथ, तो प्लस से गुणा करूंगा मैं इसके अंदर, तो प्लस से कुछ साइन चेंज नहीं होने वाले, प्लस का प्लस ही रहेगा, ये प्लस माइनस प्लस रहेगा, ऐसा समझ। इसलिए हमेशा याद रखना, तो यदि ऐसा कुछ होता है, या तो करो मत, या तो जैसा कैसे लिख लो, प्लस प्लस को कोष्टक को हटाओगे तो आपको जो जैसी संख्या दिखेगी वैसी दिखेगी, ठीक है, और वैसे ही रखिए और सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ऐसा यदि कभी हो, या तो कोष्टक लगाना हो तो माइनस को भीतर रख दोगे तो दिक्कत, वाई रख दोगे तो दिक्कत है, वाई भीतर रख दी तो यहाँ गुणा कुछ बचेगा नहीं, कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ गुणा का साइन हो जाएगा, तो इन दोनों में गुणा हो जाएगा, संख्या और गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे यदि माइनस रख दी तो ये माइनस ऐसे प्लस कर देगी, अंदर घुसेगी थी, तो फिर आंसर प्लस में आ जाएगा, आंसर आना है हमारा माइनस में, क्योंकि संख्या माइनस में ही है, ठीक है ना, जबरदस्ती से हमने उसे प्लस कर दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। चलिए अब इन दोनों को देखें, ये 4 माइनस की और 6 प्लस की, तो बचेगी कितनी, 2x बचेगी, यहाँ से माइनस माइनस की दोनों संख्या, अब देखो यहाँ इनको क्या करना है, जोड़ रहे हैं, 1 माइनस 2 जो है 12 माइनस कितनी होगी, 13 माइनस की होगी, हमने 13 माइनस की यूज कर दी। यदि यही माइनस बाहर लिखी होती ना, तो ये संख्या कितनी कहलाती, यदि ये संख्या ध्यान से देखते तो हमें शो कैसी होती, देखो ये संख्या कैसी शो होती है हमें, ये ऐसे ही तो शो होती, यदि इस माइनस को हम बाहर रख लेते, एक्स प्लस एक्स माइनस के 12x, यही तो होता, तो हम क्या कहते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो हमें मिल जाएगी माइनस की 11, फिर इस माइनस का इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस के 11x, समझ रहे हो, प्लस की 11x मिल जाएगी, तो इसलिए क्या हुआ, कंडीशन पूरी गलत हो जाती, ऐसा नहीं करने का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, इतने गौर फरमाइए। और उसके बाद ये इधर जोड़ेंगे तो प्लस प्लस 8 1 9 हो रही है बराबर 0। अब ये समीकरण द्विघात समीकरण तो साफ साफ लिख देंगे, अतः दत्त समीकरण, इस समीकरण को लिख देना, जो समीकरण दिया रहता है उसे, 13x + 9 0 द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत, ऐसे आपको लिखना है और समीकरण है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना, ठीक है। चलिए इतने से काम चलाते हैं, फिलहाल में क्वेश्चन नंबर अपन 2 को कर रहे हैं, 2 का भी क्या आंसर ऑप्शन है, फर्स्ट पोर्शन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन, इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, ठीक है। याद करना क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, यानी हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करने हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसमें बोला एक आयताकार मैं चित्र बनाऊंगा, और आप लोग चित्र बनाना चाहें तो बना सकते हो, तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। एग्जाम में टीचर आपके पेपर को देखेगा ना, वो पेपर को देखेगा तो यदि चित्र बने होंगे तो और अच्छा लगेगा उन्हें, यानी अच्छी तरीके से मानेगा कि हाँ बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा चित्रों से समझाऊंगा तुम्हें, वैसे चित्रों की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं चित्रों से समझाऊंगा, ठीक है। आप लिखो चित्र, तो बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो नहीं किसी बात, बस समझ जरूर लेना, ठीक है, जैसे आपको समझ में आया। एक आयताकार भूखंड है, या कोई भी चीज़ हो पर आयताकार में होती है ना, इसकी ये एक साइड होती है लंबी और एक साइड होती है थोड़ी चौड़ी कम, और ये ऐसे होती है, ठीक है, यानी कि ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। अभी फिलहाल में आप इतना ही जान लो, ज़्यादा की हमें जरूरत नहीं है। ये आयताकार खंड है, कैसा है, आयताकार, आयताकार कह दो या इसे सीधे सीधे आयत कह सकते हैं, ठीक है।
तो अब इसमें कहा गया है भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, यानी कि इसका एरिया देखेंगे ना, ये कितनी जगह में फैला है पूरा खेत मान ले इसे, तो ये पूरी जगह कितने में भूखंड, भूखंड या भूमि का एक छोटा सा हिस्सा, उसे खंड कहते हैं। ठीक है, तो खेत भी एक बड़ी जमीन का हिस्सा, छोटा सा हिस्सा ही होता है। तो इसी हिसाब से भूखंड का क्षेत्रफल कितना, 528 मीटर है। और क्षेत्र की लंबाई, यानी जो क्षेत्र है इसकी ये तो लंबाई है और ये भी है, इसे चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इस साइड को चौड़ाई, इसे लंबाई, यानी ये लंबाई जितनी है उतनी ये लंबाई होगी, उतनी ये चौड़ाई होगी, यानी वी भी होगा, एल एल होगा। हैप्पी। अब यह क्षेत्र की लंबाई मीटर में, यानी कि ये किस में, मीटर में नापेंगे इसे हम, है जो कि एरिया भी मीटर स्क्वायर में दिया, इनकी लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 3 अधिक है, ये बता रहा है कितनी अधिक है, चौड़ाई के दुगने से, यानी कि चौड़ाई में यदि 2 का गुणा करें और प्लस 3 चौड़ाई के साथ जोड़ दें हम, तो वो लंबाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये बता रहा है हमें। तो हम इसे करें, माना, अब हम मान लेते हैं, माना, अब ये ऐसा करते हैं, अब इसे ए बी सी डी जो लिखा है मैंने एल बी, इसे एल बी ना लिख के हम एक्स फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, इसे एक में से कोई भी एक साइड मान लेते हैं, ऐसे यदि बी को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, चौड़ाई इसकी है ना वो क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स चौड़ाई मान लेते हैं, ये तो मैंने ये लंबाई के एल नाम दे दिया, चौड़ाई को बी नाम दे दिया था समझाने के लिए। यदि वैसे ही मान लूँ तो, क्योंकि हमें एक्स वाई फॉर्मेट में जो समीकरण होते हैं इसी फॉर्मेट में सॉल्व करना है। ठीक है, इससे जैसा सही लगेगा इसलिए हम एक्स ही मान के सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, तो एक्स मान लिया हमने, चौड़ाई है। ठीक है, अब ये क्या कहा, ये आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो यानी क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो माना कि भूखंड, या ऐसा लिख दो, आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है। ठीक है, सोनी हो रही, ये देखो आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x है, तो फिर इसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई हम इस हिसाब से निकाल रहे हैं। ठीक है, तब लंबाई कितनी होगी, 2x प्लस 3, यही बोला था, क्या लिखे देखो, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, मीटर में, यानी कि ये तो मापने वाला जो यंत्र होता है अपना, एक मीटर में होता है। ऐसे अपने पास स्केल का है, तो स्केल बताएं, ये स्केल होती है अपनी, जो कि हर किसी के पास रहती है। ठीक है, ये स्केल होती है, सभी जानते हैं, ये अपने पास नॉर्मल रहती है, ये लगभग 15 सेंटीमीटर की रहती है। ठीक है, वैसे तो थोड़ी बड़ी रहती है, पर यहाँ पे देखो यहाँ 15 लिखा है, थोड़ा सा छोटा रहता है, उसे नहीं मानते। यहाँ तक देखोगे, एक 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे देखते जाएंगे तो 15 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, और ऐसे 15 सेंटीमीटर होते हैं एक स्केल, और टोटल 100 सेंटीमीटर में कितनी स्केल आएंगी, वो सारी 100 सेंटीमीटर की दूरी 1 मीटर के बराबर होती है, जो इसमें माप रहे हैं। ठीक है, 1 मीटर की किसके बराबर होती है, 1 मीटर के बराबर होती है। कोई दिक्कत, ये हमें याद आएगा रहेगा हमेशा कि क्या होता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान रख लेना, याद करने के लिए हमको याद रहेगा थोड़ा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो लंबाई हमारी ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसा हमें जानते हैं एक आयताकार क्षेत्र होता है ना, यदि चतुर्भुज आकृति हो, ऐसे 4 भुजाएं हो, उसका एरिया निकालना होता है, यदि क्षेत्रफल निकालना होता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, लंबाई का चौड़ाई से कर देते हैं गुणा। ठीक है, तो अब ये लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल, तब या ऐसा लिख दो प्रश्नानुसार, कुछ मत लिखो, प्रश्नानुसार लिखेंगे। और प्रश्नानुसार लिखने के बाद हम सीधा क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई करो। ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे, ये चौड़ाई x और लंबाई कितनी है, 2x प्लस 3 है कि नहीं। उसके बाद कितनी आएगा, एरिया कितना आएगा, हमें पता है 528, कितना था एरिया, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा मीटर में रहेगी, एक इसका मीटर एक इसका मीटर, दोनों का आपस में गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इससे हमारे एक समीकरण बन जाएगा, वो भी समीकरण बताना है हमें, ये द्विघात समीकरण है क्या, कौन सा समीकरण है, बस और कुछ नहीं है। अब इसका नॉर्मल जैसा पहले ही कर रहे थे वैसा समीकरण बन गया, बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं। एक्स का इसमें गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का 3 के साथ करेंगे तो 3x हो जाएगा,
और उसके बाद 528 है कि नहीं। और 528 को इधर ले आओगे, 2x² प्लस के 3x माइनस के 5 2 8 बराबर 0। अब कह देंगे बस ये दिया गया समीकरण अथवा प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण है, जहाँ ऐसे लिखो, इसमें थोड़ी भाषा लिखनी पड़ेगी बोले अरे क्वेश्चन में। अतः प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण है जहाँ x भूखंड या आयताकार खंड, जो हमारा एरिया बोला है ना, उसकी क्या है, भूखंड की चौड़ाई। ठीक है, बस इतना लिखना और अपना आंसर ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं अगले क्वेश्चन पे ध्यान देखते हैं। अगला इसका इसी का क्वेश्चन है, थोड़ा आगे नीचे। ये देखो, इसमें भी हमें वही काम करना है, यानी कि हमें द्विघात समीकरण के रूप में इसे व्यक्त करना है, मतलब बताना है। ये लिखा है इसमें सभी के लिए, एक ही क्वेश्चन में भाषा एक ही लिख देते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि दर्शाइए, बताना है हमें कैसे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देखो, ये तुम्हारे सामने। ठीक है, क्या लिखा है इसमें कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। गुणनफल यानी कि गुणा। अभी यदि हम दो संख्याओं का गुणा करें, सपोज दैट कि मान लीजिए हम क्या लेके आए, पेज ले लें थोड़ा समझाने के लिए, मान लीजिए ले लेते हैं इधर से। तो ऐसे सपोज दैट हमने x का और y का दो संख्याओं का गुणा किया, ये x ले ली और y ले ली, गुणा कर लिया, उसके बाद हमें मिलेगा क्या, xy मिलेगा। जैसे कि 2 गुणा 3 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो इसे बोलते हैं गुणनफल। ठीक है, ऐसे गुणनफल बोलते हैं, है कि नहीं। तो दो संख्याओं का गुणा करेंगे, बाकी बाद हमें गुणनफल प्राप्त होगा। और क्रमागत संख्या कह रहा है, तो पहली संख्या 2 है तो तीसरी संख्या 3 होगी, पहली संख्या x है तो अगली संख्या x प्लस 1 होगी, तभी तो क्रम से आएगी। यदि 2 के बाद 3 आती है, 3 के बाद 4 आती है, तो यही तो क्या क्रम से संख्या आने वाली संख्या का मतलब क्या है, 5 के बाद 6, या तो 5 6 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा, ऐसे कुछ एक संख्या होगी। अब हमें ये तो नहीं पता है कि कौन सी संख्या होगी, 6 7 होगी, 7 8 होगी, ये नहीं पता है। पर हमें एक चीज दी है कि उनका जो गुणनफल आना है ना, यानी कि दो संख्या गुणा करने के बाद 306 आना है, इतना तो हमें पता है। तो हम ये मानेंगे कि माना, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को हल करते समय क्या लिखेंगे कि मान लेते दो क्रमागत संख्याओं में, तो हम कहेंगे माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या, ऐसे लिख देंगे। तो माना कि पहली संख्या, सो नहीं हो रहा, चलो अब देखो, अब होगा। माना कि पहली संख्या x है, ठीक है, पहली संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी, x प्लस 1 होगी, तभी तो क्रमागत होगी। हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा ही होना है। तब प्रश्नानुसार क्या करना है कि पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या के साथ करेंगे, तो दोनों संख्याओं का अब जाके बाद जो गुणनफल आंसर आना है ना, वो कितना आना है, 306 आना है। यही तो कह रहा था कि दो संख्याओं का क्रमागत, दो संख्या का कौन सी, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक है, और पूर्णांक का मतलब एक अपने आप में पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक का मतलब होता है कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, यानी कि जो काउंटिंग में आने वाली संख्या है उन्हें हम पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, सीधे शब्दों में। अब इसे बस सिंपल हमें खोलना है, और खोल के वही द्विघात समीकरण रूप में यदि दिखता है तो हम कहते हैं द्विघात है, और नहीं दिखाई देगा तो मना करते हैं, सीधी सी बात है। इसलिए हमें ज़्यादा भी झंझट इसमें पैदा करने नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ये हो गया। अब इसके बाद हम इसे और सॉल्व करें आगे के लिए, तो x का x के साथ गुणा करोगे तो x स्क्वायर आएगा, देन x का 1 के साथ करोगे x आएगा, फिर उसके बाद 306। ठीक है, अगले ये समीकरण बन ही गया वैसे तो, पर एक बार और गणना देखेंगे तो सीधी सी बात है, ये द्विघात समीकरण हो गया। अब कह सकते हैं अतः प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, जिसमें बताना चाहे तो x क्या है, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, बताना चाहे बता दीजिए, नहीं तो नहीं, कैसी बात। ओके, बताओ तो बता दीजिए, तो वहाँ पे भी लिखिए, वैसे तो लिखो तो लिख दो, जहाँ x
पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरे को। तीसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन देखो ये है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर आगे सॉल्यूशन देखें। इसमें लिखा है कि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, यानी कि माता जी है रोहन की, रोहन से 26 साल बड़ी है। किससे? रोहन की, यानी कि रोहन की माँ उससे यानी कि रोहन से 26 साल बड़ी है। ठीक है, और उनकी आयु वर्षों में, यानी कि उनकी दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि यदि उन दोनों की आयु का हम गुणा करें कब? 3 साल के बाद, आज से 3 साल बाद गुणा करेंगे तो कितना आएगा? पश्चात 360 हो जाएगा, यानी कि उनका गुणनफल होगा ना अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, और 360 हो जाएगा तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या करनी है? रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछ रहा है ना रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके बताना कि आयु है कितनी, बस हमें उसके द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके वहाँ समीकरण बन जाएगा। समीकरण को आगे गुणनखंड करना हम आपको सिखाएंगे कि गुणनखंड कैसे होते हैं समीकरण के, वो समीकरण 4.2 प्रश्नावली में आपको समझाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक केवल द्विघात समीकरण के रूप में पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया था ना कि क्या बताना है? द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, केवल आपको द्विघात समीकरण बताना है इसका। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे बोला था कि इसमें बताया है हमें, आता नहीं इसके लिए, चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ बोला है कि रोहन की माँ, हम मान लेते हैं, माना कि रोहन की आयु, किसकी? रोहन की आयु कितनी है? x वर्ष है। कोई दिक्कत है? अब हमने रोहन की आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ कितनी बड़ी है? 26 साल वर्ष बड़ी है कि नहीं? उससे 26 साल, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो हम क्या करेंगे? तो माँ की आयु कितनी होगी? x + 26 हो गई। यदि रोहन 2 साल का है तो माँ कितनी होगी? 2 + 26 28 की होगी। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। कोई दिक्कत? अब ये दोनों बात पता चल गई। अब यहाँ आगे जाके क्या कहता है कि उनकी, यहाँ देखो, उनकी आयु वर्षों में, किसमें? वर्षों में। बाय छोड़ दें फिलहाल में, इस छोड़ देना, क्योंकि वो डेडिकेट किया गया कि आयु है ना वो वर्षों में, ना कि महीनों में है, ना कि कुछ और चीज में है। ठीक है, तो उनकी आयु किसमें? उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात, यानी पश्चात का मतलब होता है बाद, 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो अब लिखेंगे 3 साल बाद, अब लिखेंगे, अब यहाँ लिख दो, तब 3 वर्ष के पश्चात रोहन और उनकी या उसकी माँ की आयु क्रमशः का मतलब क्या होता है? का बनाया, रा लगाया। ठीक है, क्रमशः का मतलब क्या होता है कि पहले जो नाम लिखा है ना उसी की आयु पहले, यानी कि पहले आयु है, अभी कितनी हो जाएगी? 3 साल के बाद बता रहा है ना, तो 3 साल बाद व्यक्ति बड़ा ही होगा, छोटा तो नहीं। यदि आज हम 10 साल के हैं तो कल 3 साल बाद कितने हो जाएंगे? 13 के हो जाएंगे, है कि नहीं? यदि आज हमारी 10वीं में पढ़ रहे हैं, 5 साल वो पहली प्राइमरी के मान लीजिए, तो अपन कितने हुए? 15 साल के होंगे, लगभग 15 से 14 साल के बच्चे होंगे। अब 3 साल बाद हम क्या कहेंगे? 15 + 3 18 के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो यही हमें क्राइटेरिया दे गए। तो आज यदि रोहन कितने का था? पहले x का था, और 3 साल हम पश्चात देख रहे हैं, तो रोहन की आयु कितनी? x + 3 होगी। और ऐसे ही उसी की माँ की देखें तो माँ की क्या होगी? x + 26, तो उसकी थी, उसके बाद 3 और जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी रियल आयु कितनी हो जाएगी? 26 + 3 29, x + 29 हो जाएगी। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इस समीकरण को अपन प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे जैसी हमें जरूरत है। प्रश्नानुसार कैसे सॉल्व करेंगे कि यदि हम रोहन की आयु का 3 साल बाद गुणा करें उनकी माँ की आयु के साथ, क्या x + 3 29 कितना हो जाएगा भाई? कितनी आ रहा है?
इनके पश्चात कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल क्योंकि किस किस का हो जाएगा, उनकी आयु, उनकी यानी दोनों की आयु का गुणनफल करते हैं, यानी गुणा करते हैं, तो उनकी आयु का और उसकी माँ की आयु, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 306 मिलेगा। ठीक है, ये हमें बता रहा है वर्ष में आयु आ रही, ये वर्ष में मिल जाएगी। अब इस समीकरण को हमें सॉल्व करने के लिए द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी समीकरण को हम द्विघात समीकरण कह देंगे, वो बता देंगे एक्स है और उनकी आयु है। ठीक है, तो एक्स का एक्स से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। इस एक्स का इस 29 के साथ करेंगे तो 29 एक्स मिलेगा। तो इस 3 का एक्स के साथ करेंगे 3 एक्स, 29 का 3 के साथ गुणा कर लो और उसके बाद 360 में से घटा देंगे। ठीक है, 9 3 27 यानी कि 7। ठीक है, 27 की 7 हासिल की 2 बची, 3 दूना 6 7 8 यानी कितना आ रहा है 87, और ये प्लस का तो प्लस में आएगा बराबर में 306। ठीक है, अब ये 306 इधर आएगी, उसमें 3 से घटा देंगे। ठीक है, तो कितना मिलेगा, सभी घटाइए, एक्स इसका इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 30 और 32 एक्स। अभी 87 तो प्लस की है, जो 306 इस तरफ आएगी तो माइनस की आएगी, तो आंसर तो हमारा किस में आने वाला है, माइनस में आना है, इतना तो पता चल गया। अब हम इसे घटाएं तो कैसे घटाएंगे, 6 में तो 7 जाएगी, है कि नहीं, 6 में 7 जाएगी तो यानी कितनी बार 9 बार, यानी 16 हो जाएगी। 6 में तो घट नहीं सरा, 16 में 7 जाएगी तो 9 बचेगा। अब हमने जीरो में से एक निकाल लेते हैं, है कि नहीं, तो जीरो में से तो निकलता नहीं है, तो हम इसे इसमें से उठा के एक इसमें ले लेते हैं, इसे 3 की जगह 2 छोड़ देंगे, तो यहाँ इसे 10 मान लेंगे, और 10 में से 8 को घटाएंगे, तो 8 10 में से नहीं घटाएंगे क्योंकि 6 भी पहले ले चुकी है, तो इसलिए अब जीरो की जगह कितनी बची है 9 बची है। 9 में तो 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आएगी, है एक आएगी, और एक इसने पहले से खींच चुका है, यानी कि अब यहाँ पर तो 2 बची थी, ये 2 आएगी। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं है तो आप खुद करके कोशिश करना। तो 306 में से 87 को घटाना है। ठीक है, माइनस की 306, ये प्लस का है, तो प्लस का घटाएंगे 306 माइनस में तो बचेगा हमें कितना, इसे ऐसे घटाना है, ऐसे माइनस के 306। ठीक है, और प्लस के इसके नीचे रख लेना 87। हमेशा संख्या पीछे वाले अंक से स्टार्ट करना है, आगे वाले अंक को वैसा का वैसा छोड़ देना है। ठीक है, ध्यान रखना, ये लिखा नहीं है कुछ भी। तो अभी 87 को हटाना है, तो चार्ज जिसका अधिक रहता है ना, उस चार्ज को हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, पहले तो हम करते थे कोई भी सिंबल लिखते नहीं थे, घटाते तो ऊपर लिख लेते, नीचे वाले पे उसके ऊपर माइनस लगा लेते, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें सॉल्व करना है, इसे देख लेना हो, ये आंसर आएगा। और क्या क्या देंगे, दिए प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण, अतः प्राप्त समीकरण ये प्राप्त हुआ है, कैसा है, द्विघात समीकरण है जहाँ x रोहन की आयु। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और रहेगा इसका, रेलगाड़ी वाला, इसे और देखते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन इसमें करेंगे। चलिए पेज के साथ आते हैं, यहाँ पे पूरा आ गया, आधा कर दिया। देखो ये क्वेश्चन है अपना, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपनी इस यूनिट का, मतलब यूनिट का नहीं अध्याय का, जिसमें यूनिट यानी जो प्रश्नावली है 4.1 की, इसका ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चौथा क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन है। इसमें लिखा क्या है, देखो कि एक रेलगाड़ी, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, क्या करती है, समान चाल से तय करती है। ठीक है, मैंने कि ये इसकी क्या है, किलोमीटर की दूरी, यानी कि यहाँ से मान लीजिए अपन कहीं से कहीं जा रहे हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर है। अब ये कह रहा है यदि इनकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, ये पहले दूरी के स्पीड कैसी थी, जो चाल थी ना वो कैसी थी, समान थी, कैसी थी, समान थी चाल। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, जो समान चाल थी ना उसी चाल में से कम करते हैं हम कितनी, यदि मान लीजिए यहाँ 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो उसमें से 8 कम कर देंगे तो कितनी बचेगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चालती यदि गाड़ी चले, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक ले लेती है। क्योंकि यदि स्पीड, सीधी सी बात है, अपन मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो अपन 50 की स्पीड से जा रहे हैं, तो अपने घर पर अपन गंतव्य स्थान मान लीजिए 1 घंटे पहुँच जाते हैं। ठीक है, एक मार्केट से गए अपने घर तक जा रहे हैं, 1 घंटा लगा। अब मैंने कहा सर जी मुझे थोड़ा गाड़ी चलाने में डर लगता है, पीछे वाला कहता है मेरे से, तो मैंने उसे गाड़ी की स्पीड कर दी 40, यानी कि थोड़ी मैंने 50 से कम कर दी।
है कि नहीं। यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 की स्पीड कम होगी मेरी, और 10 की स्पीड कम होगी तो मुझे घर पहुँचने में टाइम अधिक लगेगा। 1 घंटा की जगह 1.5 घंटा भी लग सकता है, सवा घंटा भी लग सकता है कि नहीं। 1 घंटा 15 मिनट लग सकती है, 20 लगते हैं, 30 लग सकती है, तो उस हिसाब से हम देख लेंगे, है कि नहीं। तो अब इसे करें तो ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने रेलगाड़ी की चाल को x किलोमीटर बटे घंटा में माना है, क्योंकि ये मैं जो दूरी दी है ना वो भी घंटे में दी है, किलोमीटर में दी है, तो स्पीड को भी किलोमीटर में माप के कम चलेंगे। वैसे हर एक जगह मिलेगी, साधन में किसी भी वाहन में देख लेना स्पीड अपन को यही मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं ये कह रहा है, उस बात को सॉल्व करते हैं कि पहली दूरी इसने तय की ना, वो इतनी दूरी की और समान चाल से तय की, ठीक है, और 40 की है। एक फॉर्मूला होता है इसका, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड यानी कि चाल, ठीक है, डिस्टेंस यानी कि दूरी, समय यानी कि समय, टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। हो, अब इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम निकालें एक चीज़, ये हमें स्पीड दे दी, ये हमें डिस्टेंस दी है, ठीक है। यदि हम दूरी में चाल से भाग दे देंगे तो चाल को हम क्या करें, यहाँ ले आएंगे और समय को उठा के यहाँ से यहाँ रख लें, तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं तब प्रश्न अनुसार हमने 480 में डिवाइड कर दिया x से, तो ये मिला क्या हमें, क्या मिला हमें, 480 क्या दूरी है, और नीचे लिखा है ना ये x, वो क्या किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये चाल है, दूरी में इस चाल से भाग दिया है, तो ये टाइम यहाँ होगा जाएगा, ये इधर ऊपर नीचे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बटे की गुणा में पहुँच जाती, गुणा की बटे में पहुँच जाती, बराबर से इधर उधर ले जाते, तो है कि नहीं। तो ये चीज़ होगी, तो हमें ये समय मिल गया। अब कितना निकल के आएगा वो आंसर बाद की बात है, ये समय मिल गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि स्पीड को हम कम कर दें, क्या कर दें, स्पीड को कम कर दें, ऐसा कर दें कि पहले स्पीड थी ना जो ठीक है, पर अगली बार हमें ये कहता है कि ये स्पीड थी, ठीक है, इससे हमने समय तय किया 3 घंटा और अधिक लिए, तो हमने क्या किया कि 480 है, देखो ये 480 और 480 में x से भाग दे दिया, कुछ आया, मान लीजिए यहाँ पे आया अपना 10, मान लिया कि 10 घंटे में ये दूरी कवर कर पाई इसने, ठीक है, 10 घंटे में कवर कर पाई। मान लीजिए कि x 48 थी, 48 की स्पीड थी, तो 48 43 10 घंटे में कवर कर ली थी। और फिर इसमें क्या कहता है कि हमने 48 की यही दूरी कवर कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, जो स्पीड थी ना उसमें से 8 की स्पीड हम कम कर दें, तो हमें कितना टाइम लगता है, 3 घंटे अधिक समय लगता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे है, या इसी को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, इसे उधर ले जाएं फिर भी लिख सकते हैं। तो यदि ऐसे ना लिखते ना, तो इसी के बराबर हम ऐसे समान समय में ले रहे हैं, तो इसी को हम ऐसे ना लिख के एक दूसरे रूप में भी लिख लेते हैं। एक और समझ लो कि पहले हमें समय लग रहा था, वो कितने लग रहा था, ये लग रहा था, ठीक है ना। अब इसी समय को हम कहें कि हमें यदि इसी की जगह स्पीड हमें x माइनस एक्स ये मिल जाती, कि स्पीड को हम बढ़ा देते तो हमें जो समय लगता, मान ली 10 घंटे लग रहे थे, तो यहाँ पर कितने लगेंगे, 7 घंटे लगेंगे, 3 घंटे और हमारे लगेंगे, वो और जोड़ देंगे, तो ये 7 घंटे प्लस 3 घंटे कितने हो गए, 10 घंटे, 10 घंटे 10 घंटे बराबर हो गए, मान लेते हैं। वैसे है नहीं अभी 10 घंटे कितने होगा वो तो हमें नहीं पता है, पर इतना ऐसा होगा। तो वैसे ये चीज़ इसी में से बन के आई है, इसे उठाया हमने यहाँ से, इसे इधर ले आए, तो ये इधर आके प्लस की होगी और ये वाले इक्वेशन बन गए। तो आप चाहें तो इसे डायरेक्ट रख लेना, चाहे इसे डायरेक्ट रख लेना, ठीक है। अब इसे समीकरण को एक सॉल्व रूप, शुद्ध रूप मान दे लें, तो अपन एक शुद्ध रूप देते हैं, या तो यहीं से दे लेते हैं तो या यहीं से कर लेते हैं, और अब इसमें ले आ गया तो इसी पे से करना चालू करते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे, इसमें से क्या 3 है, यहाँ पे 3 का भाग देना, तो 3 हमने ली कॉमन, ठीक है, 3 कॉमन ली, क्यों ली वो मैं बाद में बताऊँगा। अब 3 कॉमन कैसे लेते हैं, ऐसे ये संख्या है ना, इस संख्या का हम क्या करें, जैसे ये लिखा है, कितनी लिखी 480 लिखी है, 480 को 3 और फिर 3 कम 3 एक बार गया, 1 बजे 3 चक्के 18 0। अब इसे 480 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 160 भी लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से कॉमन करते संख्या लेते हैं ना, तो हम क्या लिखते हैं, 3 है, और इस 3 को 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 गुणा 1, तो यहाँ 3 यहाँ से ले ली, और 480 में तो 116 है, 160 है,
और 3 है, यानी 3 तो दोनों संख्याओं में ऊपर वालों में से कॉमन आ गई। तो यहाँ कितनी बचेगी, 160 बचेगी, और नीचे जो x माइनस 8 बचेगी, ठीक है। और यहाँ कितनी बचेगी, 1 बचेगी। कोई दिक्कत है, क्योंकि यदि इस 3 का हम अंदर गुणा कर देंगे ना तो वही चीज़ मिल जाएगी हमें। यदि इस 3 का फिर से ऊपर अंदर गुणा कर देंगे तो वही चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इसी चीज़ को देखते हुए हमने ये 480 यहाँ रखा बटे x। इस 3 से ये वाली 3 इधर रहेगा ना, उतनी 3 इधर काट देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगी, 160 बार कट जाएगी, क्योंकि वही चीज़ है ना, हाँ निकालिए वही। अब इसका आपस में क्रॉस गुणा कर लेंगे, 160 बटे एक्स ये, और यहाँ बचे 160 बटे एक्स माइनस 8 प्लस 1। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे 160 बटे एक्स बराबर 160, तो ये तैसे ही तैसे। इसके बाद इस संख्या के इसके साथ गुणा करेंगे, एक्स माइनस के 1 के साथ गुणा होगा, और उसके बाद नीचे इसे फिर से लिख देंगे। अब इस नीचे वाली संख्या का इसके साथ गुणा करना ऊपर वाली की, और इस नीचे वाली का इसके साथ गुणा करना, ठीक है। तो इसका इसके करेंगे तो 116 का 60 के साथ x करेंगे तो 160 x आएगा। फिर 8 के साथ करेंगे तो 8 के साथ कर लो, 16 पे 80 कितने होते हैं, वैसे ही नहीं है तो आराम से कर लो, ऐसे 0 करो। 8 का 6 देंगे, 8 6 48 के 8 हासिल की 4, ठीक है। और हासिल की 4, 8 का 8 4 12 100 कितने हो गए, 120 1280 हो गए। 8 का 8 4 हासिल की बची 1248 तो 1280 हो गए। अब ये इसका इससे गुणा हो गया, अब इसका और कर लो इधर, तो 16 के साथ में 160 एक्स का हो गया तो ठीक है। वैसे एक्स का ऐसे एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 8 के साथ करेंगे तो माइनस 8 एक्स हो जाएगा। हमने कि यदि बराबर की इस तरफ उस तरफ संख्या समान हो तो उसे काट दो, 160 एक्स समान थी, ठीक है। अब क्या करो, इस संख्या एक इधर बराबर की इस तरफ एक केवल एक संख्या बची है, तो आप इसे ऐसा ना समझो ये रखा है ना, इसे मान लीजिए कि वो इधर ही रखा है और माइनस 8 एक्स ऐसा कैसा रखा है। अब इसे बराबर की इस तरफ को उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का है ना, वो किसका हो जाएगा, माइनस का वो प्लस का, ठीक है नहीं। तो इधर लाए तो इसे किया जाए प्लस का हो जाए 1280, ये समीकरण बन गया, है कि नहीं। और दिया गया समीकरण कैसा है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो द्विघात समीकरण ये लिख देंगे, अतः प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण है जहाँ x है किलोमीटर प्रति घंटा में है, किसमें, x किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी की चाल है, ठीक है। ये अपनी 4.1 एक्सरसाइज पूरी है, खत्म हो गई, ठीक है। अब अगली वीडियो बनाएंगे 4.2 की, उसे आप देखना। जब तक आप इसे अपने घरों अच्छे से नोट्स जरूर बनाना, ठीक है।